बोलिए भाई, सीजी वगैरह का फंडा क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर, गुड। ठीक है, आगे आते हैं भाई। नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्विस्टिंग एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस। ट्विस्टिंग एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस, इसको पढ़ते हैं भाई। टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस, ट्विस्टिंग एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस डिफाइन करो ट्विस्टिंग कपल को। डिफाइन करेंगे ट्विस्टिंग कपल को। डिफाइन करिए ट्विस्टिंग कपल को। तो ये तो आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्विस्टिंग कपल किसे कहते हैं कि जब प्लेन ऑफ कपल क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल हो। सो लिख दीजिए जल्दी से, व्हेन प्लेन ऑफ कपल, व्हेन प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू, व्हेन प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू plane of cross section, when plane of couple is parallel to plane of cross section, is parallel to plane of cross section। बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हो गया है, शियर फोर्स चैप्टर होना आएगा। तो लिखिए, कपल इज सेड टू बी अ ट्विस्टिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, a couple is said to be a twisting couple when plane of cross section and plane of couple, plane of cross section and plane of couple both are
both are parallel to each other. हाँ, जो डाउट है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करिए प्योर ट्विस्टिंग। नेक्स्ट हेडिंग प्योर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग कपल कई बार बनाया जा चुका है, आप एक बार और बना लो कि जैसे कोई शाफ्ट है, इसमें कपल लगा है, तो ये एरिया के अगर पैरेलल है तो ये ट्विस्टिंग कपल है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कई तरीके होते हैं दिखाने के। तो एग्जाम्पल्स आप बना लीजिए। देखो कल ऑफ तो नहीं है, लेकिन कल क्या करेंगे, बिना ब्रेक छोटी क्लास लेके 12 बजे तक खत्म कर देंगे। 8 से 12 क्लास लेके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल छोटी क्लास तो ले लेंगे, लेकिन ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, आई एम सॉरी। पॉसिबल। ठीक है, प्योर ट्विस्टिंग की डेफिनेशन बिल्कुल जैसे प्योर बेंडिंग की डेफिनेशन थी कि अगर पूरे शाफ्ट में या पूरे बीम में हर जगह ट्विस्टिंग कपल कांस्टेंट है तो उसे प्योर ट्विस्टिंग कहा जाता है। तो लिखिए, प्योर ट्विस्टिंग की डेफिनेशन लिख लीजिए। A member is said to be under pure twisting done. A member is said to be under pure twisting when at each point twisting couple is constant. When each point twisting couple is constant. When each point twisting couple is constant. When each point twisting couple is constant. ठीक है, when each point twisting couple is constant. ओके, चलो एग्जाम्पल देखो।
जैसे मैं कहूँ यहाँ टॉर्क है T, तो मैं कहूँगा A B C, तो टॉर्क एट A T ही होगा, टॉर्क एट B भी T ही होगा, टॉर्क एट C भी T होगा। तो हेंस इट इज अंडर प्योर ट्विस्टिंग। Hence it is under pure twisting. ठीक है, सुनो कुछ पुरानी चीजों को रिकॉल करते हैं। जैसे प्योर ट्विस्टिंग में आते हैं, और इस डायग्राम को मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि 2 बार पढ़ने को मिल जाता है, क्योंकि बेसिक में भी पढ़ लिया था, अब प्रूफ करेंगे तो सोचो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक साथ इकट्ठा पढ़ा दो, तो बेटा एक साथ इकट्ठा पढ़ाओगे ना तो दिमाग में समाता नहीं। थोड़ी सी ट्विस्टिंग हमें पहले से आती है, क्या सीखा था तब, फॉर्मूले लगाना सीख गए थे, टर्म सीख गए थे। आज हम प्रूफ वगैरह कर लेते हैं, उन फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कुछ पॉइंटों को आप देखिए। ए बी, ठीक है, ए बी को गौर करें तो ए पॉइंट जब भी ये ट्विस्ट होगा, मान लो हमने इसमें एक ट्विस्टिंग कपल लगाया टी का, तो ए पॉइंट अपने नए पॉइंट पे पहुंचेगा ए डैश पे, बी पॉइंट नए पॉइंट पे पहुंचेगा बी डैश पे। फिर मैंने एक और बात बोली थी कि इसी चीज को यहां से ही मिला दो। इस एंगल को कहते हैं फाई सीयर एंगल, और इस एंगल को कहते हैं थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, नाम दिए। और फिर मैंने कहा एक पॉइंट यहां ले लो, ई डैश पे पहुंचेगा, ठीक है। ये डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं, एक बार पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं वो ध्यान सुने। जैसे ही हम ट्विस्ट करेंगे तो सोचो ए पॉइंट नए ए पे पहुंचेगा, ई पॉइंट नए ई पे पहुंचेगा, बी पॉइंट नए बी पे पहुंचेगा। लेकिन सोचो जितने भी पॉइंट इस लाइन में होंगे, रेडियल लाइन में, मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ूं स्मॉल आर के टर्म्स में, रेडियली आगे बढ़ूं, आर के टर्म्स में आगे बढ़ूं, और आर की वैल्यू 0 से होगी मैक्सिमम आर तक, इस कंपोनेंट की रेडियस को मार कह देते हैं, और पूरी लेंथ होगी एल लास्ट तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेडियली आगे बढ़े, थीटा को कोई नहीं फर्क पड़ता, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, थीटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। और आप देखो ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, मतलब ये लेंथ में आगे चलो, लेंथ कहां से कहां तक होगा, 0 से एल तक।
तो फाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फाई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एल। लेकिन आप एक ध्यान से सोच के देखो, ए डैश की दूरी, ई डैश की दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी, ए डैश की दूरी ज्यादा है, ई डैश की दूरी कम है। मतलब जब हम ई का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे, ये तो सोच लो आप, ये वाला थीटा इस थीटा से कम आएगा। सोचो, ऊपर ज्यादा दूरी सेंटर में लाओगे, ऊपर कम दूरी सेंटर में लाओगे, थीटा डैश कम आएगा थीटा से। पहले ही बता चुका हूं। क्या मैं ये कहना चाहता हूं, जितना ज्यादा आगे लेंथ बढ़ाते जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा। लेंथ बढ़ाओगे इसका थीटा और आगे और बड़ा थीटा, लास्ट वाला थीटा सबसे ज्यादा, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल होता है एल के। और ऐसे ही आप देख लो फाई अगर आप बी से बी डैश का फाई निकालोगे तो ये दूरी ज्यादा है, एंगल ज्यादा आएगा, बी से बी डैश की दूरी कम है, एंगल कम आएगा। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आज फिर से मैंने बताया, पहले इतना नोट कर लो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये चीज दोबारा आई है माय डियर, एक बार और बता चुका हूं। नोट कर लो इसको, फिर बताओ। तो ऐसे सोचो, जो ट्विस्ट होगा वो लाइन कैसे दिखेगी, ये ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा इधर, बीच वाला पॉइंट थोड़ा इधर, पर ऊपर वाला जितना उधर जाएगा बीच वाला उतना इधर नहीं जाएगा। ट्विस्ट करने में सेंटर वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, ये वाला पॉइंट।
जल्दी से, जैसे नोट हो जाए मुझे बताएं। अब देखो हम लोगों ने बात करी थी शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन याद करो, कल पढ़ाया था, चेंज इन इनिशियल राइट एंगल, चेंज इन इनिशियल राइट एंगल, इनिशियल राइट एंगल के चेंज को ही हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो यहां देखो इनिशियल राइट एंगल, पहले ये लाइन ले लो, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन ले लो। तो पहले एंगल 90 होगा, लेकिन जैसे ट्विस्ट करोगे तो फाई कम हो गया होगा। जैसे ये मेरा हाथ को देखो आप, जैसे मैंने ट्विस्ट किया तो पहले ये हाथ और ये लाइन, जैसे कभी ट्विस्ट किया तो ये वाली लाइन ऐसी रही होगी, ट्विस्ट होने के बाद ऐसे हो गई होगी, मतलब उधर चला गया ना ये पॉइंट। तो 90 की डिग्री में कितना चेंज आया, फाई। तो शियर स्ट्रेन और कुछ नहीं, फाई ही होगी। शियर स्ट्रेन चेंज इन इनिशियल राइट एंगल इज इक्वल टू फाई। और यहां से हम tan फाई को बता सकते हैं। क्या tan फाई बराबर होगा ए डैश डिवाइड बाई एल, और ए डैश होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बड़ा वाला आर थीटा, ए डैश होगा आर थीटा अपॉन एल। ठीक है, अरे ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, आर थीटा। ठीक है, और फाई बहुत कम होता है तो tan फाई को हम फाई लिख सकते हैं, आर थीटा बाई एल। और फाई है शियर स्ट्रेन, जिसे हम गामा लिख सकते हैं, और गामा बराबर होता है टाउ अपॉन जी या टाउ अपॉन सी, जो भी आप बोलते हो। तो टाउ बराबर, टाउ बाई जी बराबर हो जाएगा आर थीटा बाई एल, और यहां से पहला पार्ट प्रूव हो गया, टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ट्विस्टिंग इक्वेशन का एक पार्ट प्रूव हो गया। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर अगली बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यार मतलब बिल्कुल 12th में कुछ नहीं पड़ेगा। आज के बाद ध्यान रखना कि व्हेन फाई इज वेरी लेस, अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो tan फाई फाई ही होता है, sin फाई भी अगर होता तो फाई ही होता, और अगर cos फाई होता तो 1 होता। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। अगर एंगल बहुत छोटे हों तो sin फाई को फाई लिख सकते हैं, tan फाई को भी फाई, पर cos फाई को फाई ना लिख देना, वो 1 होता है।
ए डैश, ये है फाई, तो टेन फाई कितना होगा, दिस डिवाइड बाई दिस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। भाई बेसिक थोड़ा सा मजबूत करो यार बच्चे। ओके, फिर देखो इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू आर है, अब फाई ही तो गामा है प्रोपोर्शनल टू आर है, और गामा प्रोपोर्शनल टू टाउ है, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो भैया मुद्दा ये निकल के आया है कि चाहे फाई बोलो, चाहे गामा बोलो, चाहे टाउ बोलो, ये प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और थीटा प्रोपोर्शनल टू एल है, थीटा प्रोपोर्शनल टू एल है, ये एक अलग बात। ये बात मैंने क्यों बताई, देखो यहां डिवाइड में टाउ के आर भरा हुआ है, आर का मतलब है आर मैक्स, और अगर टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है तो जहां आर मैक्स होगी वहां टाउ भी तो मैक्सिमम होगा। तो एक्चुअली में ये जो फॉर्मूले में टाउ लिखा है ये टाउ मैक्स लिखा है, और आर मैक्स का मतलब तो आर ही है, आर मैक्स का मतलब आर है। लेकिन अगर टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है तो कोई सा भी टाउ ले लो, कहीं का भी, किसी भी रेडियस का, बस उसी जगह की रेडियस डिवाइड करना, बराबर ही आएगा। मतलब मैक्सिमम टाउ लोगे तो मैक्सिमम रेडियस डिवाइड करना, कुछ दूरी का टाउ लोगे तो उतनी दूरी का आर डिवाइड करना। जैसे थीटा प्रोपोर्शनल टू एल है, पर यहां बड़ा एल लिखा है, तो इसका मतलब है आर थीटा मैक्स लिखा है ऊपर, डिवाइड बाई एल मैक्स करना। लेकिन आप कहीं का भी थीटा ले सकते हो, तो वहीं का एल लेना। मतलब बहुत सिंपल बात मैंने बोली, और जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। बात बहुत सिंपल है कि भैया ये जो इक्वेशन लोग याद रखते हैं ना, टाउ बाई आर बराबर जी थीटा बाई एल, अगर यहाँ बड़ा आर लिखा है तो यहाँ टाउ मैक्स है, और यहाँ बड़ा एल लिखा है तो ये थीटा मैक्स है, लेकिन ये बराबर होगा कहीं के भी थीटा के डिवाइड बाई कहीं का भी एल, ये बराबर होगा कहीं का भी स्ट्रेस डिवाइड बाई स्मॉल आर के। ऐसे याद रखो इतनी क्लियरिटी से, जहां का टाउ उसी रेडियस से डिवाइड करो, बराबर होता है जी जहां का थीटा वहीं का लेंथ डिवाइड करो। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ए डैश आर थीटा कैसे, भगवान यार, मतलब कैसे तुम लोग पास हुए हो यार। सोचो ये एंगल अगर थीटा है और ये रेडियस आर है, तो ये दूरी होती है आर थीटा, ये दूरी आर थीटा होती है। अब इस आर की वैल्यू रेडियस इंटू एंगल के बराबर होती है। मतलब ये सब चीजें नहीं आती बेटा, कैसे होगा एग्जाम में, मेहनत करो मेहनत करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेहनत करो बस। अब इतनी मेहनत के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा यार।
पता नहीं अनुज कुमार, आई डोंट नो। यहां तक बताओ लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। नोटेड, वेरी गुड। ठीक है, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टीआर। जैसे लास्ट चैप्टर में एमआर पढ़ा था, वैसे टीआर लिखिए। टीआर डिफाइन करिए इसको। It is the resisting twisting couple offered by the resisting twisting couple offered by the plane of cross section. By the plane of cross section. ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट चैप्टर में बेंड किया था, क्रॉस सेक्शन ने रेजिस्टेंस दिया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग कपल लगाते हैं और पहुंचते हैं इसके एक एरिया पे, डीए पे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक रिपीट होगा। और अगर हम इस तरह से घुमा रहे हैं, याद करो सुबह हम इस तरह से बेंड कर रहे थे, अब हम इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है ट्विस्टिंग की, इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं, तो सोचो इस एरिया को इधर भेजेंगे तो ये रेजिस्टेंस किधर की ओर लगाएगा, इस एरिया को इधर भेजेंगे, जब इस तरह से ट्विस्ट करोगे तो एरिया को इधर भेजोगे तो रेजिस्टेंस अंदर की ओर आएगा, एक डीएफ का फोर्स लगेगा, सुबह भी लगा था, और ये रेडियस होगी आर। तो एक डिफरेंशियल सा रेजिस्टिंग टॉर्क आएगा डीएफ इंटू आर। ठीक है, और डीएफ क्या होगा, फोर्स क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो डी टी आर क्या होगा, टाउ डी ए इंटू आर। टाउ की वैल्यू अभी भी हमने निकाल ली है कि टाउ बाई आर बराबर होता है जी थीटा बाई एल। तो टाउ बराबर लिख सकते हैं जी थीटा आर बाई एल, और इस वैल्यू को उठा के आप यहां भर दीजिए। तो डी टी आर हो जाएगा जी थीटा बाई एल आर स्क्वायर डी ए। इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा जी थीटा बाई एल बाहर, और आर स्क्वायर डी ए को हम लोग आई पी मानते हैं,
पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। यह इसका पूरा नाम है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट पोलर एक्सिस। और यहां से दूसरा पार्ट प्रूव हो गया कि टी अपॉन आई पी बराबर जी थीटा बाई एल, और जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई आर पहले ही प्रूव हो चुका है। तो पूरी ट्विस्टिंग इक्वेशन ड्राइव हो गई। लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। couple offered by plane of cross section। मोमेंट वर्ड का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी हो सकता है। मोमेंट वर्ड का मतलब बेंडिंग से नहीं है। ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल फोर्स ही होगा, डीएफ लिखा भी तो है। छोटा सा एरिया, छोटा सा रेजिस्टेंस, छोटा सा फोर्स, इंटीग्रेट करोगे सारे मिल जाएंगे आपको। डीएफ कैसे लगा दिया, देखो यहाँ साइड में देख लो, जिन्हें नहीं समझ में आया वो यहाँ देख ले कि ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसको ट्विस्ट करे, ऐसे घुमाए, तो इसका जो ये छोटा सा एरिया है ये डीए का, तो इस तरह से अगर इसको घुमाओगे तो इस एरिया को कहाँ भेजोगे, इधर। तो रेजिस्टेंस कहाँ देगा, इधर। दूरी क्या मानी, आर। क्रॉस सेक्शन की प्लेन में घुमा रहे हैं ना इस बार। सुबह हम लोग इस तरह से घुमा रहे थे, इस तरह से, तो फोर्स देखो बाहर आया था। अब फोर्स कहाँ आएगा, अंदर के साइड। पूरा नाम है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट पोलर एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। अब कल हम लोग एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे, परसों भी एसएफडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और अगले दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारा मिसलेनियस बता के। तो 3 दिन की क्लास और बाकी है आज के बाद, कल परसों और एक दिन और। मोस्टली टाइम अब हमें कल और परसों बताना है। कल और परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो पूरी इक्वेशन बन गई टी अपॉन आई पी या टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर, या हम लिख सकते हैं टाउ मैक्स बाई बड़ा आर, या लिख सकते हैं जी थीटा बाई एल, या लिख सकते हैं जी थीटा मैक्स बाई बड़ा एल। ट्विस्टिंग इक्वेशन ड्राइव्ड। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन लगा लेते हैं, चैप्टर खत्म होता है।
दिए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस। तो देखिए मान लो हॉलो शाफ्ट, सॉलिड का तो बना ही लोगे, हॉलो शाफ्ट में ट्विस्टिंग कपल लगा है, तो देखो ट्विस्टिंग स्ट्रेस आएंगी, टॉर्सनल स्ट्रेस लीनियर वेरिएशन होता है, लीनियर का मतलब टाउ प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो देखो सारे बाहर बाहर पे मैक्सिमम होती है, अगर मैं यहीं बनाऊं, यहाँ मैक्सिमम होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है, ये प्लेन के अंदर होगी, इन प्लेन होगी, बेंडिंग वाली प्लेन से बाहर होती थी, बेंडिंग वाली ऐसे ऐसे होती थी, ट्विस्टिंग वाली ऐसे ऐसे होगी, या इसी प्लेन में होंगी। तो देखो थोड़ा 3D बना रहा हूं, फिर घटती जाएगी, हॉलो है ना, ये भी घटती जाएगी, हॉलो, ये होगा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। लेकिन इसको ज्यादा अच्छा है आप इस तरह से बना दो, इसको साइड में क्रॉस सेक्शन को बना दिया करो, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम कम हो गई होगी, कम हो गई, तो या तो ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं, दोनों सेम है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, सॉरी ये प्लेन के पैरेलल है, बेंडिंग वाली प्लेन के परपेंडिकुलर होती थी, प्लेन का मतलब क्रॉस सेक्शनल प्लेन, सीधे सीधे ऐसे होती थी बेंडिंग वाली, नॉर्मल स्ट्रेसेस होती थी। ये देखो ये वाली स्ट्रेसेस ऐसे ऐसे शियर है, प्लेन के पैरेलल है। अभी आएंगे उस पे। ठीक है, तो बेंडिंग होती थी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ये होंगी पोलर एक्सिस के अबाउट। फिर यहीं पे आप देखो, अगर हम टॉर्सनल स्ट्रेस निकालें तो टाउ हो जाएगा T/IP इंटू वाई मैक्स, अगर मैक्सिमम निकाल लें तो T/IP अपॉन वाई मैक्स एक नया टर्म बनाया जाता है, IP अपॉन वाई मैक्स एक नया टर्म बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। ZP से डिनोट करते हैं, तो ZP बराबर क्या होता है, IP अपॉन वाई मैक्स। ठीक है, तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला बन जाता है, सेक्शन मॉडुलस ZP को डिवाइड कर दो T में, यहाँ एडिंग कर सकते हैं सेक्शन मॉडुलस। IP हम अच्छे से जानते हैं, सर्कुलर के लिए IP क्या होगा, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और ZP कोई पूछे तो सर्कुलर के लिए ZP क्या हो जाएगा, IP होता था π/32 D⁴ में वाई मैक्स डिवाइड कर दो, में वाई मैक्स डिवाइड कर दो, तो इसमें अगर वाई मैक्स डिवाइड करोगे तो D/2 डिवाइड कर दो,
अगर हॉलो होगा तो जेड.पी निकालने के लिए π/32 d⁴ माइनस d⁴, इसमें मैक्सिमम डिवाइड कर दो। मैक्सिमम y कितना होगा, मैक्सिमम यही तो होगा, तो इसका y मैक्स बड़ा वाला d/2 होगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? मॉडुलस एक शॉर्टकट टर्म बना लिया कि भाई सोर्सिंग IP डिवाइड बाई वाई मैक्स करके, ताकि जल्दी आंसर आ सके। सीधे जेड.पी रट लो, सीधे जेड.पी याद रख लो। ठीक है, फिर यहीं पे एक टर्म आता है टॉर्सनल रिजिडिटी और टॉर्सनल स्टिफनेस। ठीक है, और एक और टर्म आता है टॉर्सनल रिजिडिटी। जैसे T/IP बराबर g⁵/L, तो T/θ हो जाएगा IP, या J भी लिख सकते हैं, J लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा T/θ बराबर हो जाएगा gj/L। gj/L, इसी शब्द को T/θ को हम टॉर्सनल स्टिफनेस कहते हैं। k⁵ लिख सकते हैं। टॉर्सनल स्टिफनेस होता है gj/L, क्योंकि स्टिफनेस की डेफिनेशन होती है लोड डिवाइड बाई डिफॉर्मेशन। तो किसी भी बॉडी की स्टिफनेस कहलाती है लोड डिवाइड बाई डिफॉर्मेशन, और ये लोड है टॉर्क वाला और डिफॉर्मेशन भी है टॉर्क वाला, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो इसलिए इसका नाम भी टॉर्सनल स्टिफनेस है। ठीक है, जैसे टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है, तो T/J g⁵/L, तो यहां से अगर हम लिख दें TL/θ, तो ये हो जाएगा gj। इस gj के प्रोडक्ट को ही हम लोग टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस समझो कि जितनी ज्यादा टॉर्सनल रिजिडिटी होगी उसमें टॉर्क जितना ज्यादा लगाओगे, टॉर्सनल रिजिडिटी अगर ज्यादा हुई तो टॉर्क ज्यादा लगाने के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट भाई g⁵y, जैसे gj ज्यादा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो टॉर्क के लिए थीटा कम होगा, और जिस बीम का gj कम है तो gj अगर ज्यादा, तो ये ज्यादा कम होगा कि अगर टॉर्क लगाया t तो थीटा कम होगा, तभी तो gj ज्यादा आएगा।
और किसी बीम का या बॉडी का जीजे कम है तो टॉर्क आप उतना ही लगाओ पर थीटा ज्यादा आएगा। मतलब उसको ट्विस्ट करना कठिन, जितना ज्यादा जीजे उतना ट्विस्ट करना कठिन। अब कम ट्विस्ट होगा तो थीटा भी कम आएगा। नोट करो, कोई डाउट हो? ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है, टॉर्सनल स्टिफनेस क्या है। ऐसे ही बेंडिंग में भी होता है सेक्शन मॉडुलस, और ऐसे ही बेंडिंग में होता है फ्लेक्सरल रिजिडिटी, जो भी बताता हूं इसके बाद नोट कर लो। और जिस बीम का जीजे कम है तो जीजे अगर ज्यादा, तो ये ज्यादा कम होगा कि अगर टॉर्क लगाया टी तो थीटा कम होगा, तभी तो जीजे ज्यादा आएगा। और किसी बीम का या बॉडी का जीजे कम है तो टॉर्क आप उतना ही लगाओ पर थीटा ज्यादा आएगा। मतलब उसको ट्विस्ट करना कठिन, जितना ज्यादा जीजे उतना ट्विस्ट करना कठिन। अब कम ट्विस्ट होगा तो थीटा भी कम आएगा। नोट करो, कोई डाउट हो? ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है, टॉर्सनल स्टिफनेस क्या है। ऐसे ही बेंडिंग में भी होता है सेक्शन मॉडुलस, और ऐसे ही बेंडिंग में होता है फ्लेक्सरल रिजिडिटी, जो भी बताता हूं इसके बाद नोट कर लो। मोमेंट ऑफ एरिया ही है शॉर्टकट। ये बेंडिंग में आती हैं दोनों एक्सिस, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इन एक्सिस के अबाउट काम करता है, और इसे कहते हैं पोलर एक्सिस। तो जो आई जेड होता है उसी को आई पी बोलते हैं, और इसका नाम भी है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, लेकिन अबाउट पोलर एक्सिस। ठीक है, और ये आई एन ए एक्स और वाई वाली जो आती है, मतलब आई एक्स और आई वाई जो आती हैं, इनको भी बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिन्हें आप आई एन ए लिखते हो। लेकिन यहां लिखते हो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो बेंडिंग में न्यूट्रल एक्सिस वाला काम होता है, और यहां पोलर एक्सिस वाला काम होता है। आई थिंक थोड़ा मदद मिली होगी आपको। फिर थोड़ा सा और जान लो, एक क्वेश्चन लगाओ, ये वाला चैप्टर खत्म होगा। एक न्यूमेरिकल लगवाना बाकी है। बेंडिंग इक्वेशन भी होती थी m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर। तो अगर सिग्मा मैक्स चाहिए
तो m अपॉन आई एन ए को वाई मैक्स से डिवाइड कर दो, तो आई एन ए अपॉन वाई मैक्स, ये भी जेड एन ए कहलाने लगता है, सेक्शन मॉडुलस। या कभी कभी इसे शॉर्टकट में फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है और एक दूरी से डिवाइड कर दिया तो ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बचा, नाम है। ठीक है, अब जेड एन ए आप निकाल सकते हो, मैंने पूरी टेबल दी है आपको और उसमें हर बार मैंने आई एन ए भी लिखा है और हर बार वाई मैक्स भी लिखा है। तो आई एन ए में वाई मैक्स डिवाइड करते जाओ, आई एन ए निकल आएगा, सॉरी जेड एन ए निकल आएगा। पर कोई एक चीज याद रखो, या तो आई एन ए याद रखो या जेड एन ए याद रखो, दोनों याद रखने की जरूरत थोड़ी ना है, टेबल दे दी है मैंने, वहां से निकाल सकते हो। और सिमिलरली यहां भी ई आई बराबर होता है एम इंटू आर। ई आई को बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी। बिल्कुल वैसे जैसे ई आई ज्यादा है, इसका मतलब बीम मजबूत है, तो मोमेंट लगाने से ड्यू टू मोमेंट रेडियस ज्यादा आएगी। ये ज्यादा है, मूवमेंट के लिए रेडियस ज्यादा आएगी। ज्यादा रेडियस का मतलब है बीम जब कम झुकेगी, कम बेंड होगी तो रेडियस ज्यादा होगी, ज्यादा बेंड होगी तो रेडियस कम होगी, उल्टा है। तो अगर कोई बीम मजबूत है, उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा है, तो आप उसे बेंड करोगे तो हल्का सा बेंड हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, अरे बेंड ही नहीं हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। और अगर ई आई कम है तो मोमेंट लगाओगे उतना ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर ई आई ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। जैसे ये बीम, इसका मान लो ई आई ज्यादा है तो इसको बेंड किए तो ये बेंड नहीं होगी ज्यादा, इसका आर ज्यादा होगा। लेकिन सोचो एक दूसरी बीम जिसका ई आई कम है, इसको बेंड किए तो ये ज्यादा बेंड होगी, ज्यादा बेंड होगी तो रेडियस कम होगा। यही समझा रहा था, फिजिकली भी देख लो। बताओ भाई, बताओ यहाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? मेंस मैं बोलता हूँ, लिखिए। सिविल का है 10 मार्क। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट। एक क्वेश्चन लिखिए तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, न्यूमेरिकली भी हम एक्सपर्ट हो जाएं। थ्योरी तो हमने काफी पढ़ ली।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर एक्सटर्नल, 40 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटर्नल and 20 centimeter internal diameter, and 20 centimeter internal diameter. When it is subjected to twisting moment of, when it is subjected to twisting moment of 4650, 4650 4650 नहीं, सिविल का क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग। 4650 न्यूटन mm, मतलब टॉर्क लगा है 4650 न्यूटन मीटर, mm नहीं मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, if the modulus of rigidity is, if the modulus of rigidity is, G को बोलते हैं modulus of rigidity, बताया भी था, modulus of rigidity is 82 गीगापास्कल, 82 मतलब जी दे रखा है 82 गीगापास्कल। How much is the twist in a length? How much is the twist in a length how much is the twist in a length 20 times 20 times of external diameter। मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन मैं बोल देता हूं, हाउ मच इज द ट्विस्ट इन लेंथ if length is 20 times of external diameter। मैं जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फाइंड आउट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर एक्सटर्नल एंड 20 सेंटीमीटर internal diameter, 20 centimeter internal diameter। internal diameter when it is subjected to twisting moment of diameter, and length is 20 times of external diameter। मैं जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फाइंड आउट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर एक्सटर्नल एंड 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 82 गीगा थीटा पूछा है इफ लेंथ इज 20 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो ये है क्रॉस सेक्शन, तो पहले तो इसका आईपी निकाल लेते हैं। आईपी हो जाएगा पाई बाई 32, बाहर वाला है कितना 40 सेंटीमीटर है, तो mm में भरते हैं 400 mm माइनस 200 mm। ठीक, तो आईपी की यूनिट क्या आएगी mm⁴। ये हो गया आईपी। वाई मैक्स कितना होगा, वाई मैक्स होता है यहां से दूरी, या आर मैक्स चाहिए होगा यहाँ क्योंकि ट्विस्टिंग हो रहा है, मैक्स है तो आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स होगा बड़ा वाला d/2। भाई सबसे दूर कहाँ स्ट्रेस आएगी, यहाँ, यही होगा आर मैक्स, कैपिटल आर जिसे बोलते थे। कितना होगा d0/2, मतलब ये होगा 400/2, मतलब 200 mm। ठीक है, पहले तो यहाँ तक ओके। अब टाउ मैक्स पूछा है, फॉर्मूला होता है T/IP इंटू आर मैक्स। डेटा भरता हूँ, टॉर्क है 4650, यूनिट का ध्यान रखेंगे हम, ठीक, 4650 4650 ये टॉर्क है। पहले ऐसे ही भर दो, आर मैक्स है 200 और आईपी हो गया पाई बाई 32, 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। अब यूनिट सही कर लेते हैं, सीख लो यूनिट। देखो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर, ठीक है, ये है mm और नीचे है mm⁴। अगर हम ऊपर और नीचे मिला के न्यूटन पर mm² बना दें तो मेगा बनता है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम करते हैं गुणा 1000 का, और जैसे ही 1000 का गुणा कर दिया तो ये मीटर बदल गया mm में, तो मैं यहाँ कर देता हूँ mm। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या होगा, न्यूटन mm² और नीचे mm⁴, mm² कट जाएगा, मतलब फाइनली जो आंसर आएगा वो मेगा पास्कल में आएगा। आप जल्दी से गुणा भाग करके मुझे आंसर बताओ, टाउ मैक्स कितना आता है। कितना आता है, ठीक है। अब निकालते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकलेगा, आप निकाल दो टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। यहाँ से टाउ मैक्स निकल ही आया है, टाउ मैक्स कितना आया है, यूनिट का ध्यान रखना होगा यहाँ पे 0.395 मेगा पास्कल में, यूनिट सब बाद में देखेंगे। आर मैक्स लेना है तो आर मैक्स लिखा है 200 mm, जी दे रखा है 82 गीगा पास्कल, थीटा पूछा है और लेंथ कह रहा है 20 टाइम्स ऑफ आउटर डायमीटर है, तो 20 टाइम्स ऑफ आउटर डायमीटर है, मतलब L बराबर 20 इंटू बाहर वाला 200, बाहर वाला 200 नहीं 400, 20 टाइम्स ऑफ आउटर डायमीटर 400 ही है ना, एक और वेरीफाई कर दूं, हाँ
400। तो ये 20 इंटू 400। अब यूनिट भरता हूँ, फिर सुधारता हूँ। देखो ये है मेगा पास्कल में, ये है गीगा पास्कल में, ये है एमएम में, और ये भी है mm। ठीक है। और थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, रेडियन में होता है। रेडियन इज यूनिटलेस। मतलब ये नीचे एमएम में, यहाँ भी नीचे एमएम में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेगा है, यहाँ गीगा है, तो गीगा को मेगा में बदल दे तो काम हो गया। तो यहाँ क्या है, हम लोग गीगा मतलब 10 की पावर 9, 10 की पावर 3 का गुणा कर दो, तो ये भी मेगा में हो गया। अब सब सही है। आप करके देखो, थीटा मिल जाएगा रेडियन में। कैलकुलेशन आपको करने हैं। थीटा आएगा 0.011 रेडियन। रेडियन। कृपया देख लें यहां तक। की छुट्टी नहीं है, ठीक है, मैंने बोला भी लेकिन नहीं। सो दैट्स वाई टाइमिंग रहेगी 8 बजे, लेकिन बिना ब्रेक जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। छोड़ना मत, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड देख लेना, जैसे भी करो कर लेना।